9 न्यूज एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में इस वक्त जो हो रहा है वो सब यहां पर जानते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जब भी किसी की जुबान पर बिहार का नाम आता है, नीतीश कुमार का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और नीतीश कुमार का नाम आता है तो पलटू राम का नाम यहाँ पर ना आए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बताते चले आपको कि 28 जनवरी को एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने की शपथ यहाँ पर ग्रहण करी थी। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर कि कुछ महीनों पहले या कुछ वक्त पहले भी वो एनडीए के साथ ही थे, लेकिन यहाँ पर एनडीए का दामन छोड़ते नजर आए थे। कारण यहाँ पर लल्लन सिंह को बताया था कि जब लल्लन सिंह ने जेडीयू के साथ यहाँ अध्यक्ष पद संभाला था तो लल्लन सिंह के कहने पर नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ते नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर कुछ वक्त पहले ही लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी और लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे भी दिया था। और अब फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव यहाँ नजदीक है और लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के फायदे के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। लेकिन नीतीश कुमार को यहाँ ये अंतर नहीं समझ में आ रहा कि जहाँ अभी तक बिहार को लेकर आप अकेले हर फैसले को यहाँ लेते थे, अब वो फैसला आप अकेले नहीं ले पाएंगे। आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर एक बैठक यहाँ करनी पड़ेगी हर मुद्दे को लेकर और तब यहाँ से फैसला, डिसीजन जो लिया जाएगा वो यहाँ से फाइनल जो डिसीजन होगा। इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर यहाँ ये चर्चा भी तेज हो रही है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार जो नीतीश ने बनाई है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कारण यहाँ पर है जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ है चिराग पासवान और एक यहाँ पर लल्लन सिंह का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। तो बता दें आपको एलजेपी पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान भी यहाँ पर ये बात कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो कि उनकी पार्टी का नाम यहाँ पर हम बात करें, वो अपनी अलग ही डिमांड यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी को लेकर यहाँ ये जिक्र किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी इस बार नीतीश की सरकार गिराकर ही मानेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इसी बीच आपको बता दें कि सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी से रहेगा कि अमन जी कैसे देख रहे हैं आप, क्या इस बार नीतीश की सरकार लंबे समय तक नहीं चलने वाली है? जीतन राम मांझी जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े बातें कहते नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश की सरकार गिराने में कामयाब हो पाएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति की आप लगातार बात करते हैं और लगातार देखते भी हैं कि वहां पर किस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बदलता है, किस तरह से सीएम का चेहरा तो वही रहता है लेकिन पार्टियां बदल जाती हैं और लगातार नीतीश सरकार के ऊपर ये दबाव है किस तरह से वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी, फ्लोर टेस्ट में पास होगी और क्या वाकई उनके साथ में जो सहयोगी दल हैं क्या वो साथ में है। क्योंकि जीतन राम मांझी का नाम जिस तरह से उभर कर सामने आया है, 4 उनके पास विधायक है और वो लगातार इस बात से नाखुश हैं कि उनकी पार्टी को एक मंत्रालय दिया गया, यानी कि एक मंत्री उनकी पार्टी से बनाया गया, वो खुद उनके बेटे हैं यानी कि संतोष सुमन, और उनको भी जो मंत्रालय दिया गया है वो भी SC/ST वेलफेयर का मंत्रालय है। तो ऐसे में उनका जो कहना था कि कम से कम ग्रामीण मंत्रालय उनको मिलना चाहिए था ताकि बड़ा मंत्रालय अगर मिलता तो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होता, लेकिन उनको ऐसा मंत्रालय दिया गया है जो बहुत कह सकते हैं कि उसका बड़ा जो कह सकते हैं कद नहीं है। और ऐसे में ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या वाकई अब मांझी जो है नीतीश सरकार के साथ में रहना चाहेंगे, क्या वाकई एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर नेहा जी कहा कि मेरे पास कई सारे ऑफर हैं, मुझे सीएम तक बनने का ऑफर मेरे पास था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी मेरे साथ खेल रही है वो अच्छी बात नहीं। अगर बीजेपी ने यही जो चलन अपना कायम रखा तो मेरे पास विकल्प और भी हैं, मुझे तो मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर है। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश प्रसाद, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर मांझी हमारी तरफ आ जाएं तो हम उनको सीएम बना देंगे। तो फिलहाल बिहार की अगर राजनीति पर हम गौर करें, बिहार को अगर हम देखें तो लगातार जो नीतीश सरकार भले ही कुछ कह नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में आज भी देख रहे हैं कि उनके दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और दूसरे जो बात कर सकते हैं हम जो
सम्राट चौधरी है वो दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं विनोद तावड़े से, जो बिहार पहुंचे थे जब जो कह सकते हैं गठबंधन टूटा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो कुछ ना कुछ जरूर है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की भी कोई खास बयानबाजी सामने नहीं आ रही। तो वहीं अगर बात करें कि चिराग पासवान और मांझी जिस तरह से लगातार आक्रामक रुख अपना रहे हैं, उससे जो नीतीश सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो दोनों घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब आपका फ्लोर टेस्ट होगा नेहा जी, तो उस समय अगर आप जो है फ्लोर पे अपनी चीजों को पेश नहीं कर पाए, यानी कि बहुमत का आंकड़ा साबित नहीं कर पाए, तब आपको सरकार से जाना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू की सबसे बड़ी हार हुई, क्योंकि इसके बाद जो लोकसभा चुनाव है, अगर उससे पहले इस तरह का मंजर देखने को मिलता है तो ये इस गठबंधन की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर इस गठबंधन की सबसे बड़ी हार मानी भी जाएगी। बता दें आपको कि 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हुई थी, लेकिन देखिए यहाँ पर कि अपनी हार और सरकार गिरने के डर से यहाँ फ्लोर टेस्ट की जो तारीख है वो 12 तारीख यहाँ कर दी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये भय खाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार के गिरने के पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 10 तारीख से उन्होंने ये तारीख को आगे बढ़ाकर 12 तारीख यहाँ पर कर दिया। दूसरी तरफ जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार यहाँ पर हमला कर रहे हैं एनडीए के ऊपर भी और साथ ही साथ नीतीश कुमार के ऊपर भी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जीतन राम मांझी जिन हकों को यहाँ पर मांग रहे हैं, हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी इन चीजों को पूरा भी यहाँ कर दिया, लेकिन फिर भी वो नाराज है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमनजीत, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है यहाँ पर, तो बात अगर की जाए सम्राट चौधरी की, ये वही सम्राट चौधरी है जो नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ कहते नजर आते थे। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति वाकई में किसी को समझ नहीं आती है। यहाँ सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया तो वो उनकी सारी बुरी आदतों को भूल गए और आज उनकी वाह करते यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन नाराज है वो अभी भी। यहाँ नाराज इसलिए है कि गृह मंत्रालय उनको चाहिए था, ये मंत्रालय जिसके ऊपर यहाँ लड़ाई इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। नीतीश कहते हैं कि यह मंत्रालय वो किसी को नहीं देंगे, एनडीए चाहती है ये मंत्रालय उनके पास होना चाहिए और सम्राट चौधरी कहते हैं कि ये मंत्रालय मेरे पास होना चाहिए। क्या इस मंत्रालय की लड़ाई में सम्राट चौधरी आगे एक बड़ा कदम उठाते नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया, जाहिर बात है मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई हम देश में राम राज्य लेकर आएंगे। लेकिन राम राज्य की अगर अवधारणा की बात करें तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार वचन अपने तोड़ रही है, वो कैसे रामराज की बात कर सकती है? क्योंकि यही सम्राट चौधरी थे, कहते थे कि जब तक नीतीश सरकार को या नीतीश कुमार को मैं सत्ता से उखाड़ नहीं दूंगा, तब तक जो मैंने सर पे मुरेठा बांधा है वो नहीं खोलूंगा। तो आज वही उनके बगल में बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये किस तरह का पूरा जो गठजोड़ है, क्या मजबूरी का गठजोड़ है या सत्ता को पाने का जो कह सकते हैं तरीका है, जिसमें मर्यादा की कोई सीमा नहीं होती? क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता और इस समय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी यही बात कह रहे थे कि भाई अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ये गठबंधन अपने आप में जिस धारणा के तहत बना है वो कहीं ना कहीं बहुत खटक रहा है। खासकर जेडीयू के अंदर खाने में भी अगर आप देखें तो जो गोपाल मंडल है, वो जो विधायक है जेडीयू के, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी क्यों अपना दावा पेश नहीं कर रही, क्योंकि खेला अभी बाकी है। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपए देगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा वो 5 करोड़ रुपए, भले ही चाहे ईडी या सीबीआई कोई भी मेरे खिलाफ हो जाए। तो ये इस तरह की बात है। जेडीयू खेमे से निकल के आने का मतलब ये है नेहा जी की आने वाले वक्त में जरूर यहाँ पर कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि 10-11 के आसपास फ्लोर टेस्ट की जो तारीख है उसको लेकर भी अभी चल रहा है कब होने वाला है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ मांझी नहीं बल्कि चिराग पासवान भी नाराज है, बल्कि वो तो तब से ही नाराज है जब से जेडीयू का जो कह सकते हैं एंट्री जो है एक तरीके से एनडीए के अंदर हुई, उस समय से लगातार उनकी नाराजगी बढ़ी हुई है कि भाई आखिर नीतीश कुमार को लाने की जरूरत क्या थी, हम पहले ही अच्छी खासी पोजीशन में यहाँ पर हैं। तो बीजेपी ने क्या सत्ता पाकर कहीं ना कहीं अपना आने वाला जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जो कमजोरी है वो जाहिर कर दी है कि वो अकेले बूते चुनाव नहीं जीत सकती, जेडीयू का साथ उसको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनको भी क्या सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कह सकते हैं कि वादा जो है पूरा वो नहीं करेंगे, कोई भी जो हद है उससे गुजर जाएंगे। तो ऐसे में यही सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में जेडीयू का साथ उसके लिए बेहतर होगा या फिर खराब होगा, क्योंकि लगातार आरजेडी को आपने देखा होगा जो उसके
प्रमुख नेता हैं तेजस्वी, जब ईडी से मुलाकात करने वो जाते हैं, पूछताछ होती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि न सिर्फ लोग बल्कि जो सीआरपीएफ के जवान थे वो तक उनके साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो लोकप्रियता कहीं ना कहीं तेजस्वी की बढ़ती हुई नजर आई है। सिंपैथी कार्ड वो खेलते हुए नजर आएंगे कि भाई देखिए नीतीश कुमार लगातार धोखा दे रहे हैं, पलटी मार कर कभी यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी वहां पहुंच जाते हैं, इसीलिए जो बिहार का विकास है वो नहीं हो रहा है। क्योंकि सत्ताएं तो बिहार में खूब बदल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है नेहा जी की बिहार नहीं बदल रहा। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। लेकिन आज के जो नेता हैं, चाहे वो नीतीश हो चाहे वो कोई और भी हो, बिहार को नहीं बदलना चाहते, सिर्फ सत्ता को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार को नहीं बदलना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता को यहाँ बदलना चाहते हैं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे कि यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन यहाँ पर इस वक्त हुआ है, क्या मांझी इस गठबंधन से अपनी राह को अलग करते नजर आ सकते हैं भविष्य में? देखिए बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मांझी का जिस तरह का रुख लग रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि वो अब बीजेपी जेडीयू गठबंधन को जो है झटका देने वाले हैं। क्योंकि आपको अगर याद हो, संबित पात्रा जो प्रवक्ता है बीजेपी के, खूब कहा करते थे कि हम तो दल हैं लेकिन ये दलदल है। लेकिन बिहार में जिस तरह की बीजेपी की स्थिति है तो मेरे ख्याल से वहां पर उनको भी ये बात कहते हुए नजर आना पड़ेगा कि बिहार में बीजेपी की स्थिति अब दलदल वाली हो गई। क्योंकि मांझी अपने अलग गुस्से में नजर आते हैं, चिराग पासवान गुस्से में अलग नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं नाराज है, मुकेश सहनी भी नाराज दिखाई पड़ते हैं, जो पशुपति पारस है वो भी जो है गुस्से में है और नाराज है कि भाई आखिर जेडीयू को क्यों आपने एंटर कराया। तो ऐसे में राहुल गांधी एक बड़ी सूझबूझ का सहारा लेकर इन दलों को अपने साथ जो है वापस ला सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को करारा झटका मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी अपने बूते बिहार में इस समय चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। 2019 में भी देखा हमने कि जेडीयू के साथ जाकर वो चुनाव जीत पाती है। ऐसे में अगर इतने सारे दल उसके खिलाफ हो जाएंगे और साथ में आरजेडी का जो सिंपैथी कार्ड तेजस्वी को लेकर चलेगा कि हम तो अच्छी भली सरकार चला रहे थे, हमने तो 4-5 लाख रोजगार आपके लिए क्रिएट किए, लेकिन वही नीतीश कुमार इन चीजों से जो बिहार का भला होने वाला था पीछे हट गए और वो जाकर बीजेपी से दोबारा मिल गए। तो यहाँ पर आरजेडी को नेहा जी फायदा हो सकता है और साथ में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका कि आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को यहाँ ये बताया कि वाकई में बिहार की जो राजनीति है वो वाकई में दलदल है, इसमें जो भी फंसेगा फंसता चला जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर तमाम नेता खड़े हो गए हैं, क्या इन सब के खड़े होने से नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।